हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का जीके इनपुट ट्यूबर में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 हमारा चल रहा है और 3 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और तीसरे में हमने देख लिया था कंपनी के बारे में, किस तरह से कंपनी और प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध किस तरीके से हुआ। उसके बाद आंगल मराठा युद्ध और वो सब हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम आदिवासी दीकू। दीकू क्या थे? दीकू ये जो बाहरी इलाके में रहने वाले होते हैं, बाहर से आने वाले। और आदिवासी और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 के अंदर बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। झारखंड के बिरसा मुंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम ये है हमारी हिस्ट्री के अंदर। लोग कहते हैं कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की जो छोटी सी ढेरी है उसको कई गुना बढ़ा देता था। तो बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान के ने लोगों की रक्षा और उनको दिक्कू मतलब बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग है वो बिरसा के पीछे चलने लगे। मतलब धीरे धीरे जो बदलाव आता है वो धीरे धीरे आता है। तो एक आदमी है, उसके विचार जब लोगों को पसंद आए तो धीरे धीरे उनका कारवां बढ़ता गया और लोग पीछे चलने लगे। मतलब उनके विचारों से मतलब सहमत होने लगे लोग और उनको फॉलो करने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उनका यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म है एक मुंडा परिवार में हुआ। मैंने आपको पहले भी बता दिया। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। और बिरसा के समर्थकों में इलाके से दूसरे आदिवासी संथाल और उराव जो थे, ये भी जनजातीय समूह है। संथाल और उराव ये भी वहीं रहते थे। तो ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे और उनकी परिचित जीवन पद्धति है वो नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म है वो छिन भिन हो रहा था। तो ये साइड में दे रखा है कि उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से ये गुजर रही है। देखो इनकी हालात देखो। तो बिरसा है वो किन समस्याओं का हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वो बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम है वो कैसे बनाया? और अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम उन सब सवालों का जो जवाब है वो जानेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग हैं वो कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। मतलब वो तो था ही था। जनजातीय समूह है वो किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम का मतलब गुमंतु खेती, जो एक जगह पे छोटा मोटा जंगल मिल गया उसको जला दिया और उसको फिर काट कूट के और वहाँ पे खेती कर ली। उसके बाद कहीं दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे भी ऐसे ही जंगल को जला दिया और वहाँ खेती कर ली। तो इस तरीके से वो होती है झूम खेती। तो कुछ उनमें से कुछ समुदाय ऐसे थे जो झूम खेती करते थे। झूम खेती है वो घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है और ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती थी। और वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरस देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जो आजकल हम बोलते हैं ना छिड़काव विधि, ऐसे मतलब मुट्ठी भर भर के फेंक देना। तो जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। और जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह वो कई साल तक परती पड़ी रहती। परती का मतलब खाली पड़ी रहना, जिस पे जमीन जिस पर हम मतलब कुछ टाइम के लिए ऐसे ज़मीन को छोड़ देते ताकि भूमि उपजाऊ हो जाए। तो खाली छोड़ देना भूमि को कुछ समय के लिए, बिना खेती छोड़ देने वाली जो ज़मीन होती है उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए ताकि, तो उसको बोलते हैं प्रति। और साल है वो एक पेड़ होता है और महुआ क्या है, एक फूल है जिसे खाया जाता है और शराब बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो घुमंतु किसान है वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी या जंगलों में बेरोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। अब आते हैं कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह है वो पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे क्योंकि उनका काम ही जंगलों में था। शिकार उनको जंगलों में करना, वन उत्पादकों को इकट्ठा करना, वो तो सारी चीज़ें जंगलों में मिलती थी। तो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, ये भी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के अंदर
खोंड समुदाय। इस तरह का एक समुदाय था जो यही काम करता था। तो इस समुदाय के लोग क्या करते, टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते और जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वो शाल, जैसे मैंने बताया, एक वृक्ष है, और महुआ है, वो एक फूल है जिसको मतलब हम खाया जाता है, और उसको तेल के लिए इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वो क्या करते थे, जड़ी बूटियां बहुत सारी जंगलों से इकट्ठी करते थे और स्थानीय बाजारों में फिर बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों के कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे, क्योंकि खोंड जाति के लोगों का काम यही था। तो इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी जो कीमती वन उत्पाद हैं उनके बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्होंने ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा भी लेना पड़ता था। तो उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था, कोई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय वो मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल के संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते हैं। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती उसे हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी, और इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर क्या करते थे, महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे। सूदखोर वही ब्याज लेने वाले, ब्याज के ऊपर पैसा देने वाले। कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। तो ऐसा उनका जीवन था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। ये देखो, उसके बाद में है कुछ जानवर पालते थे। अब कुछ लोग तो देखो ये शिकार करते थे, वन उत्पाद इकट्ठा करते थे, जंगलों में रहते, जैसे खोंड समुदाय हो गया। अब कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह है जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते। बैगा वाले हैं, वो मजदूरी भी नहीं करते थे, वो अपमान मानते थे इन चीज़ों को, तो वो जंगल के आसपास ही रहते थे। तो ये चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। ये रेवड़ लेने वाले हैं जो भेड़ों का एक समूह होता है। जब एक जगह खास घास खत्म हो जाती तो दूसरे इलाके में चले जाते। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया और पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले जो गुज्जर लोग हैं वो क्या करते थे, गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू क्या गद्दी समुदाय, कुल्लू में गद्दी समुदाय, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और कश्मीर के बकरवाल, ये बकरवाल क्या थे, बकरियां पालते थे। और अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में हम और विस्तार से पढ़ेंगे इनको। तो कुल्लू के गद्दी है वो गडरिये थे, और ये क्या करते, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया वाले गाय भैंस पालते थे, और ये क्या करते, कुल्लू के गद्दी समुदाय वाले गडरिये, और कश्मीर के बकरवाल है वो बकरियां पालते थे। तो बकरियों से तो बकरवाल आपको याद रह जाएगा। उसके बाद है शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने इस बात पे कभी ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोग हैं, उनकी लोगों के काम की और समय की के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती है। जैसे लेडीज है वो घर में काम करेगी और जेंट्स है वो खेत में करेंगे, इस तरीके से मतलब एक बंटवारा आप कह सकते हैं। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। तो एल्विन क्या कहता है कि चैत में औरतें हैं वो इकट्ठा करने और बच्चे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। चैत के महीनों में पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे, वो मतलब बच्चे खुचे छोटे छोटे को काटती थी, और पुरुष है वो बड़ों को काटते और शिकार पे जाते। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू हो जाता था, और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंधे इकट्ठा करती या महुआ के बीज, क्योंकि वो जंगल से बाहर नहीं जाती थी। तो मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। वैशाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पे जाते रहते लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती और शिकार चलता रहता। आषाढ़ से भादो तक मर्द खेतों में काम करते और गवार में फलियां आने लगती, और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल है वो तैयार हो जाती, और पूष में फटकन किया जाता, और नाच गाना और शादियों में पूष के महीने में, पूष का मतलब पो का महीना जिसको आप बोलते हैं ना, वही पूष है ये। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे, और इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह है वो जाने की गतिविधि होती रहती है। और चक्कर पहले साल होता, दूसरे साल के लिए शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता, क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी, और क्योंकि भोजन है वो काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादकों की ज़रूरत है वो पड़ने लगी थी। तो ये उन्होंने देखा और फिर बताया ये।
उसके बाद आते देखो बेवड़ है क्या। अब बेवड़ का मध्य प्रदेश में जो गुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। गुमंतु में मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्रुप में रहते थे और वो गुमंतु खेती करते थे, उसको बेवड़ बोल देते हैं। जैसे रेवड़ है उसी तरीके का बेवड़ है, ये भी एक ग्रुप है उस तरीके का ही। और 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं, छोटा नागपुर के अंदर मिलते हैं मुंडा की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी और कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का हक बराबर होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग हैं वो रोज से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और कुछ मुखिया बन जाते और कुछ बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते वो खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पे दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे कुछ एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें ये क्या बदलाव थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। पहले की स्थिति आपने देख ली, अब उनका जीवन है वो कैसे बदला। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बना लेते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार है वो काफ़ी बदल गए। उन्हें कई कई गाँवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उन्हें शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, मतलब कर टाइप का, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। और पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही और परंपरागत कामों को करने के लिए वो लाचार हो गए। और जो घुमंतु काश्तकार थे उनका क्या हुआ। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह वो एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी को नियमित स्रोत भी जाते, क्योंकि वो अगर जब जगह जगह घूमेंगे तो नजराना नहीं देंगे, कर नहीं दे सकेंगे और एक जगह रहने वालों से वो कर ले लेते थे। तो फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया और उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों को बाड़ा चुका थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। तो झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। आगे आता है वन कानून और उसके प्रभाव। जैसे कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन है वो जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं हम आगे। तो इसका भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति है वो घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत से काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे के इलाकों में उनको जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई और समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने, और स्लीपर्स मतलब वही जो रेलवे जो होती है ना, ट्रेन स्लीपर वाली, के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तो स्लीपर क्या होता है, देखो लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती उसको बोलते स्लीपर। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों के लिए वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, ये किसका कथन है,
ये देखते हैं। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन, उन्हीं की बात हो रही है जो उन लोगों के बीच में रहे थे वो। एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला, लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें से एक बात पर शिकायत की गई है। एक गीत के अंदर ऐसा शिकायत किया गया है, और अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजरे रहे थे। तो कहते हैं, अंग्रेजों के इस दौर में देश में जीना कितना है मुश्किल। ये गीत की लाइनें हैं। जीना कितना है मुश्किल, जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से। अंग्रेजों के इस देश में जीना है कितना मुश्किल। तो ये उन्होंने कहा। जब बैगा लोगों से बातचीत की, उनके संपर्क में आए, तो उन लोगों ने ऐसा बताया। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी करी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में, 1906 के अंदर सोंग्रम संगमा जो थे, ये देखो असम के अंदर संगमा, सोंग्रम संगमा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह का विद्रोह था। ये आ सकता है पेपर के अंदर। 1906 में ये सोंग्रम संगमा कहाँ हुआ, नाम ही नहीं सुना होगा तो करोगे कैसे पेपर के अंदर। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें वो याद रखने वाली है। 1906 सोंग्रम संगमा असम के अंदर, तो इसी तरह का विद्रोह किया था उन लोगों ने। व्यापार की समस्या, 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन है वो जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देख लेते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात वो तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पे जोर देने लगे। तो वर्तमान झारखंड में क्या है, हजारीबाग जो है उसके आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। संथाल लोग पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनमें क्रीमी कोष को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 क्रीमी कोष के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन क्रीमी कोष का वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पे बेचा जाता था। ये देखो, एक लेडी काम कर रही है बच्चे को अपने पीठ के ऊपर लाद करके। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था और रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली मुनाफा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। देखो, औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, वे खेत और कारखानों में भी अपने बच्चों को देखो साथ लेकर काम करती थी। चटाई बुन रही है ये लेडी को जांग। और ये देखो बिहार के कोयला खान में। उसके बाद आता है काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ज़्यादा खराब थी। मतलब जो घर से बिल्कुल दूर जा रहे थे। 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान फैलने लगे और खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागान, झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार के मार्फत भर्ती किया जाता था। मतलब ठेकेदार अगर बोलता तो भर्ती हो जाते। ये ठेकेदार न केवल उनसे कम वेतन देते बल्कि उन्हें वापस घर लौटने भी नहीं देते थे। तो नज़दीक से देखने पर क्या होता है, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते हुए कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने, ये देखो ये बहुत बार आता है। 1831-32 में आया था कोल विद्रोह, आदिवासियों का विद्रोह। 1855 में संथाल विद्रोह बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह है वो 1910 के अंदर हुआ था। इनका ना सीरियल भी पूछ लिया गया कई पेपरों में, सीरियल में लगाओ इनको, या इनको ये पूछा, संथाल विद्रोह पूछा था। अभी आरोही का पेपर हुआ था उसमें आया था ये संथाल वाला। और 1940 के अंदर वर्ली विद्रोह हुआ था, ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। तो कोल 31-32 में हुआ था, आदिवासियों ने किया। 1855 में संथाल जो वही उधर वाले झारखंड वाले, उन्होंने बगावत की। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ 1910 के अंदर। 1940 में वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र के अंदर। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का विद्रोह था। उसके बाद आता है बिरसा का जन्म। बिरसा के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता बहुत गरीब थे। बिरसा का बचपन है वो भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों के बीच में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई।
गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। वही घुमंतू वाली सिस्टम उनका भी। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी और उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा। और बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात क्या करते थे जब मुंडा लोग हैं वो दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार है वो बहाल हो जाएंगे। वो खुद के इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई है वो लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहाँ उन्होंने मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने यह भी सुना कि मुंडा समुदाय है वो स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे। और ऐसा हो सकता है कि बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ भी धारण किया और शुद्धता और दया पर भी जोर देने लगे। और अपनी किशोरावस्था में फिर क्या किया, बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वो काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन है वो आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। मुंडा लोगों को उन्होंने बोला था कि आप शराब पीना छोड़ दो, गाँव को साफ रखो, जादू टोने में विश्वास मत करो। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मशीनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 के अंदर बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अपना अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों का बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और ये आंदोलन है वो मिशनरी, महाजन, हिंदू स्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। तो अंग्रेजों को तो इससे दिक्कत होएगी। वैष्णव बौद्ध ही होते हैं विष्णु की पूजा करने वाले, जिनको अलवार बोलते थे, हमने भक्ति का पढ़ा था। और ये देखो, लहू लुहान मेरे कंडे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोल्लू के बैल की तरह मैं लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। तो बिरसा मुंडा एंड हिज मोमेंट, के.एस. सिंह ने ये लिखा है और उस पर ये लिखा गया है। उसके बाद ये आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्या और कष्टों का स्रोत मानता था और अंग्रेजों की भू नीतियाँ, जो भूमि के लिए नीतियाँ बना रखी, उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया और उन्होंने 1895 के अंदर बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में फिर वो जेल से लौट आए। बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे तो लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वो आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य का स्थापना के लिए रावणों का मतलब दीकू जो बाहर से आते हैं उनको तबाह कर दो कहते। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए। चर्च मतलब जहाँ ये मस्जिद, वो जो चर्च वगैरह होते हैं, और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पे दावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा राज का प्रतीक था। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1870 के दशक में उनका जन्म हुआ। 95 में वो जेल गए, 97 में वो वापस आए। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था और मुंडा थे ये नागपुर, छोटा नागपुर के। सन 1900 के अंदर बिरसा की वो हैजे से मृत्यु हो गई। कई बार ये भी पूछा जाता है, कई बार क्या कह देते हैं कि दंगों से मृत्यु हो गई, ये होगी, तो हम क्या सोचेंगे ये लोग इतने मतलब वो थे, इन चीज़ों के लिए विरोध करते थे, हो सकता है इनके आंदोलन में मृत्यु हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हैजे से हुई उनकी। आंदोलन ठंडा पड़ गया जब इनकी मृत्यु हो गई। यह आंदोलन 2 महीनों में महत्वपूर्ण, पहला इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लाने के लिए मजबूर कर दिया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके, और दूसरा एक बार फिर ये जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो हमें नकदी की क्या जरूरत, अन्यत्र में हम देखेंगे ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह है वो प्राय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं और कहते हैं कि नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती हैं तकलीफें सरकारी मठाधीशों के लिए, क्यों मैं जोश से करूँ काम, क्यों मैं चढ़ूँ नारियल के पेड़ पर, तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताइए अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूँ क्यों। तो ये गीत था।
तो ये आज हमारा लेसन हो गया कंप्लीट, लेसन नंबर 4। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं बंद करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। कल शायद छुट्टी रहेगी और परसों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली इन एडवांस। खूब होली खेलना, रंगों वाली होली